इलाहाबाद से कानपुर की तरफ जाने वाले एक हाईवे पर बहुत तेज एक वैन मारुति दौड़ रही थी। अचानक से ब्रेक लगते हैं और जैसे ही ब्रेक लगते हैं पीछे वाली जो गाड़ी उसके आ रही थी उससे टक्कर हो जाती है। टकराने के बाद दोनों गाड़ियां रुक जाती हैं। न केवल दोनों रुकती हैं बल्कि आसपास भी सन्नाटा पसर जाता है और गाड़ियां एक के बाद एक दूसरे से टकराने लगती हैं। वैन मारुति से 4 लोग निकलते हैं, उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं और जिस गाड़ी से पीछे गाड़ी टकराई थी उसके बाद उस गाड़ी पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं। इतनी गोलियां कि आसपास के लोगों में भी दहशत फैल जाती है। और जब कुछ देर के बाद लोगों को पता चलता है कि मरने वाले को 19 गोलियां मारी थी और वो कोई आम आदमी नहीं था, उस शहर का विधायक होता है। तब क्या था, पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है, आगजनी हो जाती है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और इस बात को आज लगभग 18 साल का समय बीत जाता है। कानून की तरफ से उन गोली चलाने वालों पर आज तक भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसी कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है जिसको सुनने के बाद उस शहर के लोगों को तसल्ली हो सके। शायद यही हमारे देश का कानून है और यही हमारे देश के कानून के और प्रशासनिक लोगों के आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनने के बाद आपको गुस्सा भी आएगा। उत्तर प्रदेश का लगेगा इलाहाबाद, जिसे आज हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रयागराज के एक हॉस्पिटल के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की झाड़ू पोंछे का काम कर रही थी। तभी एक व्यक्ति कुछ अपने साथियों के साथ उस हॉस्पिटल में मरीजों से मिलने के लिए आता है और जैसे वो मरीजों से मिलने के लिए आ रहा था, पोंछा लग रहा था और पोंछा लगते लगते वो उस लड़की को सॉरी बोलता है। कहता है कि गलती हो गई, हमें अभी सॉरी, आपने पोंछा लगाया है, हमें इस पर नहीं आना चाहिए था। लड़की की नज़र उस लड़के की तरफ जब जाती है तो वो लड़का उससे एकदम प्यार कर बैठता है। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इजहार कर बैठते हैं। लेकिन लड़का जब कुछ अपने मरीजों को देखकर वापस आता है तब उस लड़की से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मिलूंगा कुछ वक्त के बाद। दरअसल यहीं से उसने तय कर लिया था कि अब कुछ बड़ा करना है। दरअसल उस लड़के के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उस लड़के का नाम है राजूपाल। इलाहाबाद का एक गाँव लगता है नीमा, वहाँ का रहने वाला था। 8वीं तक पढ़ा लिखा था क्योंकि पढ़ने लिखने में उसका ज़्यादा मन नहीं होता था। कहीं बुरा देखा तो उस पर विरोध करना शुरू कर दिया और कभी कुछ गलत देखा तो उस पर भी विरोध करना शुरू कर दिया। 1992 में पहली बार उसने झगड़ा किया तो उस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। यहाँ से मुकदमों की उसके ऊपर शुरुआत हो जाती है और एक के बाद एक मुकदमे उस पर लगने लगते हैं। शहर का एक बहुत बड़ा नाम होता है, बाहुबली, गुंडा, माफिया, उसे क्या कहें, अतीक अहमद, जिस पर न जाने कितने मुकदमे दर्ज भी होते हैं। उसके गुर्गे यदि उस लड़के के सामने पड़ जाया करते थे तो वो लड़का इस बात का बिल्कुल भी खौफ नहीं खाता था, डरता नहीं था, जबकि पूरा शहर उस अतीक नाम के व्यक्ति से बहुत ज़्यादा डरते थे। वो जब भी मौका मिलता था लगता था कि ये अतीक के लोग हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो वो लड़का जिसका नाम राजूपाल होता है वो विरोध भी करता है, उनको मारता पीटता भी है। बात अतीक अहमद तक भी पहुंचती थी, लेकिन अतीक अहमद ने कभी भी उस लड़के को कभी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लिया, हल्के में ले लिया और कहा ठीक है जाने दो। और वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। अतीक अहमद विधायक लगातार बनता चला जाता है, लेकिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। समाजवादी पार्टी उसको फूलपुर लोकसभा सीट से टिकट दे देती है और वो चुनाव लड़ लेता है और चुनाव लड़ते ही वो जीत जाता है, यानी कि पहली बार वो सांसद बना था। लेकिन इस शहर यानी कि इलाहाबाद शहर की पश्चिम विधानसभा सीट से वो कभी विधायक हुआ करता था। वो सोच रहा है कि सांसद की सीट तो अब उसकी मुट्ठी में है, तो क्यों ना ये पश्चिम विधानसभा की सीट भी उसकी मुट्ठी में हो। तो इसके लिए उसने अपने ही परिवार के, अपने ही घर के सदस्यों के साथ बैठकर तय किया कि किसी को चुनाव लड़वाना है और नाम तय होता है उसी के सगे भाई का, अशरफ का। अशरफ को मौका मिलता है चुनाव लड़ने का अक्टूबर 2004 को। जैसे ही समाजवादी पार्टी उसको टिकट देती है वो विधानसभा के उपचुनाव में, क्योंकि पहले यहाँ पर अतीक अहमद विधायक हुआ करते थे, वो सांसद बन जाते हैं। सीट खाली होते ही चुनाव उपचुनाव में बदल जाता है। उपचुनाव में अपने भाई को वो टिकट दिलवाता है अशरफ को और अशरफ टिकट लेता है। लेकिन पता चलता है कि बसपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती इस लड़के राजूपाल को टिकट दे देती हैं कि तुम्हें यहाँ से चुनाव लड़ना है। अब यहाँ से राजूपाल की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाला था। इस पश्चिम की सीट पर हमेशा से ही अतीक अहमद का कब्जा रहा था और अक्टूबर 2004 को जैसे ही इलेक्शन होता है तो लोगों में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि ये लड़का अब वो कोई आम लड़का नहीं बचा था, वो बन जाता है इस पश्चिम विधानसभा सीट का विधायक। और जैसे वो विधायक बनता है तो ये बात कहीं ना कहीं अतीक अहमद को इतनी ज़्यादा ख़राब लगती है, उसको लगता है कि उसकी जो एक प्रतिष्ठा थी, उसकी एक जो ताकत थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है।
अब कोई भी आदमी अतीक अहमद के पास जाता है, जाके कहता है कि अतीक अहमद साहब, आपका तो जो एक वर्चस्व था लगातार कम हो रहा है। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, अक्टूबर की बात थी और अक्टूबर में ही इसको लोग रोज जब टोकते थे तब कहीं गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के बाद 21 नवंबर 2004 को इस विधायक पर पहला हमला होता है। पहली गोलियां चलती हैं, बम मारा जाता है, लेकिन ये डरता नहीं है। और उसके बाद ये जो अपना काम होता है, अपने काम को बड़ी खूबसूरती से बस ये करे चले जा रहा था। 6-7 दिन के बाद यानी कि 28 नवंबर 2004 को फिर एक और हमला होता है, लेकिन इस हमले में उसका जो गनर होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, उनको गोली लग जाती है, लेकिन ये बच जाते हैं। इसके बावजूद भी वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है और वो खुलेआम ऐसे ही घूमता था, जनता के बीच में रहता था, क्योंकि वो पहले से ही एक दबंगी प्रवृत्ति का रहा है। उस पर भी 25 मुकदमे होते हैं, जिसमें 2 हत्या के मुकदमे थे, हत्या के प्रयास के, लड़ाई झगड़े के, इस तरह के लगभग राजूपाल पर भी इतने मुकदमे थे। वो भी बाहुबली होता है, घबराता नहीं है। इसी बीच में उसको याद आता है कि उसने किसी से वादा किया था हॉस्पिटल के अंदर झाड़ू पोंछा करने वाली एक लड़की से, और 16 जनवरी 2005 को उस लड़की के पास जाता है, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की से धूमधाम से शादी होती है, पूरे शहर को इस बात की जानकारी हो जाती है, पूरा शहर खुश हो जाता है कि विधायक जी ने किसी लड़की से अपने विधायक बनने से पहले वादा किया था और देखो उन्होंने वो पूरा भी कर दिया है। शादी हो जाती है, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 25 जनवरी 2005 को वो दिन वाकई इसको शायद इतिहास के पन्नों में ऐसा दर्ज हो चुका है जिसको पूरा इलाहाबाद नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश कभी भुला पाएगा। ये एक हॉस्पिटल होता है, स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल। वहाँ पर एक लड़के का पोस्टमार्टम चल रहा था, एक छात्र का। उसको किसी ने मार दिया था, तो वो जाता है, उस लड़के के परिवार वालों से मिलता है विधायक, और जाकर कहता है कि इसको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी होगी तो मैं साथ में खड़ा हूँ। ऐसे ही वो कुछ और लोगों से मिलता है और लोगों से मिलने के बाद फिर वो अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। और जैसे ही वापस आ रहा है तो कानपुर और इलाहाबाद का जो रास्ता है, जीटी रोड है, उस जीटी रोड पर ये भी अभी रास्ते में था, पहुंचा ही था कि एक स्कूटर सवार एक मुस्लिम युवक उसको हाथ देता है विधायक को, कहता है कि विधायक जी रुको तो सही। और विधायक जी रुक जाते हैं। उस लड़के की बीवी साथ में होती है, रुखसाना। उस रुखसाना से वो बातचीत करता है, कहता है क्योंकि वो उसका दोस्त होता है। रुखसाना को बिल्कुल अपने बगल में बैठाता है, अपने ड्राइवर से कहता है तुम पिछली वाली गाड़ी में बैठो जो स्कॉर्पियो आ रही है, और वो खुद ड्राइव करता है, अपने दोस्त की बीवी को बराबर में बैठाता है और साथ में उसके जो बैठे होते हैं 2 और साथी बैठे होते हैं, जिसमें एक संदीप यादव होता है, दूसरा देवीलाल होता है। ये चारों लोग बैठे हुए आराम से चल रहे थे। जीटी रोड पर गाड़ी चल रही थी और गाड़ी जैसे चल रही है तो ठीक ये सुलेम सराय जीटी रोड पर जो पड़ता है, अचानक से पीछे से एक वैन मारुति आती है और वैन मारुति जैसी आती है तो इसके आगे गाड़ी लगाने के बाद तुरंत ब्रेक मार दिए जाते हैं। इससे पहले कि अपने आप को बचाने की कोशिश करते, जैसे स्टीयरिंग काटा गया, सामने एक लकड़ियों की शॉप थी, दुकान थी, बहुत सारी लकड़ियाँ उस पर रखी थी, गाड़ी उस पर जाकर टकरा जाती है। टकराने के बाद वो समझ पाते, इतने ही वैन मारुति से 4 लोग निकलते हैं, लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इधर गोलियां चल रही हैं, उधर एक के बाद एक वाहन आपस में टकरा रहे थे। जो पीछे वाहन है वो भी आपस में इनका टकरा जाता है। इनके लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनके पास उतने हथियार नहीं होते हैं जो मुकाबला कर पाते। वहाँ आसपास में जितने भी लोग हैं उनमें लोगों में भगदड़ मच जाती है। इस कदर भगदड़ मचती है कि लोग अपनी जान बचा रहे थे, दबादब गोलियां चल रही थी, इतनी गोलियां कि लोग गिनती भी करना भूल गए। तुरंत ही वो गोली चलाकर वहाँ से भाग जाते हैं और भागने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि इस गाड़ी के अंदर, इस क्वालिस के अंदर जो बैठे हुए हैं वो शहर के विधायक हैं, पश्चिम शहर के विधायक राजूपाल बैठे हुए हैं। राजूपाल को तुरंत ही ई रिक्शा, जो ऑटो रिक्शा होता है, उसमें बिठाया जाता है। साथ ही उनके 2 दोस्त होते हैं, देवीलाल और संदीप यादव, उनको बिठाया जाता है। वो महिला वो भी घायल हो जाती है, चोटिल हो जाती है, लेकिन उसको इतनी चोट नहीं आती है। सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जिस हॉस्पिटल से वो अभी आ रहे थे, जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था, उसी पोस्टमार्टम हाउस में अब यहाँ पर इसकी बॉडी रख दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर से मृत घोषित कर देते हैं। पोस्टमार्टम होता है तो सब पता चलता है कि विधायक जी को 1-2 नहीं 19 गोलियां मारी हैं। जो उनके साथी होते हैं उनको भी बहुत सारी गोली लगी हैं। जो महिला होती है वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। यहाँ ये बात अब पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। पूरे शहर में आग की तरह बात फैलती है, लगातार जगह जगह जाम लग जाते हैं, लोग एक दूसरे पर खून के प्यासे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, दंगे शुरू हो जाते हैं। और किसी तरकीब से पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुक ही नहीं पाते। विधायक के समर्थक जो टुकड़ी होती है सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है और विधायक जी की जो डेड बॉडी थी इसको चुरा के ले आते हैं, वहाँ से उठा के ले आते हैं। पुलिस कुछ कर ही नहीं पाती। फिर हाईवे पे बॉडी रखी जाती है और हाईवे जाम कर दिया जाता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हंगामा होता है। उन दोनों समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुपचुप तरीके से ही
विधायक के शव को लेते हैं और रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये बात अब उस लड़की को पता चलती है, क्योंकि इसकी शादी को अभी 9वां दिन था, उसके हाथों की मेहंदी का जो रंग था अभी फीका भी नहीं हुआ था, वो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, लेकिन इतने ही उसका सुहाग उजड़ चुका था। अब ये लड़की जाती है सीधा घूमरगंज के थाने में, और घूमरगंज के थाने में जाने के बाद वो मुकदमा दर्ज कराती है। अतीक अहमद का नाम सुनने के बाद किसी भी व्यक्ति की रोंगटे खड़े हो सकते हैं, वो परेशान हो सकता है, लेकिन ये लड़की जिसका नाम पूजा पाल था, जो कि हॉस्पिटल के अंदर झाड़ू पोंछा करते हुए मिली थी, वो लड़की जाती है थाने में। जाने के बाद मुकदमा दर्ज कराती है। सांसद जो होते हैं फूलपुर के अतीक अहमद, उसके भाई अतीक अशरफ पर मुकदमा कराती है। साथ ही फरहान, आबिद, रंजीत पाल, गुफरान समेत 9 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन सपा की सरकार चल रही थी और फिर से ये सीट खाली हो जाती है, क्योंकि विधायक जी का इंतकाल हो चुका है, वो मारे जा चुके हैं। अब जून का महीना है, जून 2005 में फिर से इस पे उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अशरफ को टिकट देती है। बसपा सरकार फिर से एक बार फिर राज्यपाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट देती है और चुनाव होता है। और चुनाव होने के बाद यहाँ से लोगों में जो दहशत थी वो और बढ़ जाती है और लोग डर की वजह से वोट देते हैं अशरफ को। अशरफ विधायक बन जाता है और लड़की ये हार जाती है। जैसे ये लड़की हारती है, उसके बाद फिर इसके लिए साथ आप समझ सकते हैं क्या दिक्कत, क्या परेशानी रही होंगी, किस तरह से उसने अपना वक्त गुजारा होगा। और धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन 2007 में फिर से विधानसभा का चुनाव होना था। मायावती खुद इस लड़की के पास पहुंचती हैं, जो राज्यपाल की बेवा होती है, उसकी बीवी होती है पूजा पाल के पास पहुंचते हैं, उसको टिकट देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इस सीट से इलेक्शन लड़ना है। और उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इसको पूजा पाल को वोट देते हैं और वो झाड़ू पोंछा करने वाली लड़की विधायक बन जाती है। और यहाँ से कहानी कुछ अलट पलट हो जाती है। जब बात मायावती तक पहुँचती है तो मायावती को अपना गेस्ट हाउस कांड 1995 में जो हुआ था वो भी याद आ जाता है। उस कांड में अतीक अहमद की भूमिका संदिग्ध रही थी और मायावती जो अपना रुद्र रूप धारण करती हैं तो उसके बाद संपत्तियों पर बुलडोजर चलने लगता है। आपको लगता होगा शायद बुलडोजर आज चला है, लेकिन ये बुलडोजर पहले चल रहा था। संपत्तियाँ जब्त हो रही थी और जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता है, सरकारें बदलती हैं, फिर काफ़ी उलट पलट होती है। लेकिन इस बीच में जब लगता है कि अतीक अहमद चारों तरफ से घिर चुका है, तब दिल्ली में जाकर वो सरेंडर कर देता है और सरेंडर करने के बाद उसको फिर जेल में रखा जाता है। जेल में रखने के बाद इधर वो लड़की एक बार नहीं दूसरी बार भी विधायक बन जाती है और फिर ये मामला लगातार कोर्ट में चलता रहता है। वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन अतीक अहमद को कोर्ट की तरफ से इस मामले में कोई सज़ा नहीं सुनी जाती। हालांकि वो जेल में रहता है, लेकिन इसके बाद, इस घटना के बाद कभी अतीक अहमद और उसके परिवार का कोई सदस्य जीत नहीं पाया और ये जेल से इस जेल में दूसरी जेल में पहुंचता रहता है। और साबरमती गुजरात की जेल में आजकल अतीक अहमद बंद है। साथ ही उसका भाई जो अशरफ होता है वो बरेली की जेल में बंद है और इस मामले में अभी तक भी कानून की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं आया है। हालांकि बताया जाता है कि बहुत जल्दी ही इस पर कुछ ना कुछ कानून की तरफ से ये निर्णय आएगा। और जब सरकार बीजेपी की आती है तो अतीक अहमद पर और ज़्यादा मुसीबत पड़ने लगती हैं। कुल मिलाकर बसपा सरकार से लेकर बीजेपी की सरकार तक लगभग 375 करोड़ रुपए की जो संपत्ति होती है, या तो उसे तोड़ा जाता है या उसे जब्त किया जाता है। और अतीक अहमद का जो वर्चस्व था उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने की प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पूजा पाल का। उस लड़की का, एक साधारण सी लड़की का, उसके पति ने उसने वादा किया था कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक इस अतीक अहमद को ख़त्म करके ही दम लूँगी। यानी कि उसको वो वैसे तो ख़त्म नहीं कर पाई, लेकिन उसने कानून के सहारे से उसको पूरा ख़त्म करने का फैसला लिया। यही कारण है कि 375 करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। और प्रशासन का जो कानून का जो शिकंजा है, उसका जो पंजा है, पीला पंजा है, वो लगातार आज भी चल रहा है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।